So hello guys, welcome to Study Bloom. Now we are going to start replication. So replication, basically DNA replication we are going to start. Replication means that is formation of or making its own copy. So DNA replication takes place in which stage of the cell cycle? Basically, cell division. You have heard about G1, S, G2, and M, different phases of the cell cycle. So, DNA replication takes place in the S phase of the cell cycle. So, replication means making its own copy. So, DNA is making its own copy. That is replication basically. In the central dogma, we have just discussed in the previous class, those who have not viewed that particular video, they can refer. तो वहां पे हमने देखा था कि डीएनए रेप्लिकेशन करके क्या बना रहा है, डीएनए बना रहा है और फिर ट्रांसक्रिप्शन करके देन एमआरएनए एंड देन प्रोटीन ट्रांसलेशन से। जो डीएनए में रेप्लिकेशन होता है, आज हम वो डिटेल से समझेंगे। तो ये जो रेप्लिकेशन है, ये कैसे हम सबसे पहले ये कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, तो or mode of replication. So there is semi-conservative mode of DNA replication that we are going to understand. And this semi-conservative method of replication or mode of replication was further elaborated with the help of Watson and Crick model. Firstly, we will start with the experimental proof. How we can prove that it DNA will replicate semi-conservatively. Semi-conservatively means what? सी, यहाँ पे आप देख रहे हैं दो डीएनए का स्ट्रैंड है, एक ये स्ट्रैंड है और एक ये है, ठीक है, दो स्ट्रैंड है। तो दोनों स्ट्रैंड आप एक टेम्पलेट की तरह काम करेंगे और फिर वहां पे एक क्या होगा, डॉटर स्ट्रैंड दो बनेंगे, ठीक है। तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो रहे हैं और टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहे हैं और वहां पे एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो आप ब्लू कलर से देख रहे हो, ठीक है। तो यही क्या है, रेप्लिकेशन है। पेरेंटल स्ट्रैंड से दो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ वी विल सी द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ दिस सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले क्या होगा, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है, ई कोलाई को लिया गया है और उसको ग्रो किया गया है एक मीडियम पे जिसमें क्या है, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ जो नाइट्रोजन है वो N15 लिया गया है, ठीक है। N15 ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये बेसिकली हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का। तो ये जो नाइट्रोजन है, यही N15 ही सोर्स है नाइट्रोजन का, जो कि इकोलाई जिस मीडियम पे ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इकोलाई जब इस मीडियम पे बहुत टाइम, कई जेनरेशन तक ग्रो करेगा, तो क्या होगा, डीएनए में जो नाइट्रोजन आएगा सारे N15 वाले हो जाएंगे, ठीक है, N15 वाले हो जाएंगे। तो जब हमने क्या किया, यहाँ पे आप पिक्चर से देखिए, जब ई कोलाई को वही उसी मीडियम पे, ई कोलाई को जो मीडियम प्रोवाइड किया गया वहां पे एन फिफ्टीन ही लिया गया। तो N15 लिया गया, तो सारे जो डीएनए बेसिकली इकोलाई का होगा वो कैसा, किसका बना होगा, N15 वाले का ही बना होगा। तो हमने उसके बाद उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया और देखा कि जो N15 है वो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में कहाँ लाई कर रहा है, ये हैवी आइसोटोप है तो वो नीचे लाई कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने उसको ट्रांसफर किया एक मीडियम पे जिसमें क्या था, नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड था। जैसे कि N15 हमने पहले लिया था, अब हम क्या ले लिए, N14 ले लिए, N14 वाला अमोनियम क्लोराइड ले लिए। तो यहाँ पे सेल को क्या मिल गया, 20 मिनट का टाइम दिया गया और उसको मल्टीप्लाई करने का टाइम दिया गया, दैट इज 20 मिनट। तो जब 20 मिनट में इकोलाई रेप्लिकेट किया तो वहां पे हमने देखा, जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो यहाँ पे हमें हाइब्रिड डीएनए मिला। हाइब्रिड क्यों मिला, क्योंकि पहले वाला N15 तो रहेगा ही, जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो पेरेंटल स्ट्रैंड तो होगा ही। अब जो मीडियम हमने प्रोवाइड किया है उसमें N14 है, तो N14 वाले भी स्ट्रैंड यहाँ पे अटैच होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हमें हाइब्रिड डीएनए मिल रहा है। उसके बाद हमने फिर उसको 40 मिनट टाइम दिया रेप्लिकेट करने के लिए। तो हमने देखा, जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो हमें तीन सेकेंड जनरेशन में क्या मिला, फर्स्ट जनरेशन में तो हमें हाइब्रिड मिला, सेकेंड जनरेशन में क्या मिला कि हमने
हमें क्या मिला, N14 वाले डीएनए प्योर फॉर्म में, फिर N14 N15 हाइब्रिड फॉर्म में। ठीक है। तो यहाँ पे हम जब सेंट्रिफिकेशन किए तो हमें लाइट स्ट्रैंड भी दिखा, लाइट स्ट्रैंड भी दिखा और हाइब्रिड वाला भी दिखा। ठीक है। इससे क्या होता है, इससे क्या पता चलता है कि जो बेसिकली डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड से हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीजें डिटेल में लिखी गई हैं। तो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया और देखा गया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन शो कर रहा है। अब आते हैं मेन रेप्लिकेशन पे। तो रेप्लिकेशन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो आप एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तैयार कर लीजिएगा बेसिकली, उसके लिए, किसके लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और डायग्राम भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम आते हैं रेप्लिकेशन पे। तो रेप्लिकेशन में सबसे पहले हमने देखा कि कौन से फेज ऑफ सेल साइकिल में हो रहा है, तो एस फेज ऑफ सेल साइकिल में हो रहा है। ठीक है। और कुछ कुछ एंजाइम्स हैं जो रेप्लिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स तो आपको पता ही होगा, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स हैं वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं, तो सबसे पहले तो आपको पता होगा डीएनए पॉलीमरेज, आपने सुन रखा होगा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। तो जैसा कि नाम है पॉलीमरेज, तो इसका काम भी हम देखेंगे कि ये पॉलीमराइजेशन करता है। फिर वहां पे है हेलिकेज। हेलिकेज आपके बुक में नहीं दिया है बट थोड़ा सा उसका बेसिकली जिक्र हुआ है। दैट इज हेलिकेज दैट विल डू अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए। जो डीएनए कॉइल्ड फॉर्म में होता है ना, उसकी अनकॉइलिंग कौन कराएगा, तो वहां पे आता है हेलिकेज एंजाइम। फिर आता है कौन, डीएनए लाइगेज। ठीक है। डीएनए लाइगेज का काम क्या है, ये ज्वाइनिंग कराएगा। जो आप आगे देखेंगे कि ये जो ये डिसकंटिन्यूअस जो स्ट्रैंड है, इस यहाँ पे ये जो डिसकंटिन्यूटी है इसको फिलअप कौन कराएगा, डीएनए लाइगेज कराएगा। ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। इसमें से एनसीईआरटी में कौन कौन सा मेंशन है, एनसीईआरटी में मेंशन है डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज। ठीक है। तो आप चाहे तो डीएनए हेलिकेज को छोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें आते हैं कि जो रेप्लिकेशन होता है वो, ये रेप्लिकेशन के लिए सेट ऑफ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे। तो मेन एंजाइम जो है वो डीएनए पॉलीमरेज है। और ये जो पॉलीमरेज है, ये पॉलीमराइजेशन किसका कराता है, पॉलीमराइजेशन मींस एडिशन किसका कराता है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अब यहाँ पे हमने डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड क्यों लिखा, क्योंकि बेसिकली हम डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए के रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ऑब्वियसली होंगे। और ये जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, ये इतना एफिशिएंट होता है कि ये एक टाइम में 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। ठीक है। ये इतना एफिशिएंट होता है। और इतने एफिशिएंट होने के साथ साथ इसको क्या करना होता है, बहुत ही एक्यूरेटली जो न्यूक्लियोटाइड का एडिशन है वो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ करना होता है। कम से कम मिस्टेक हो, कम से कम म्यूटेशन हो। मिस्टेक्स मतलब यहाँ पे हम म्यूटेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब ये जो काम है ये इतना एफिशिएंटली करना, बहुत ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी करेंसी हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम बेसिकली एटीपी एज ए एनर्जी करेंसी यूज होता है, जिसको बोलते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होगा और यहाँ पे 3 फॉस्फेट का एडिशन होगा। ठीक है। ये है आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एज ए एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है। तो ये यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तभी ये जो रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म है वो बहुत ही एफिशिएंटली हो सकता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला बहुत ही ज्यादा क्या होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब इसके साथ साथ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे लिखा है, ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि डीएनए डिपेंडेंट क्या है। बेसिकली ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए पे ही तो डिपेंडेंट है, क्योंकि ये पॉलीमराइजेशन किसका करा रहा है, डीएनए का। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसके अलावा और भी रिक्वायरमेंट होती है एंजाइम्स की, पूरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के लिए। तो सबसे पहले जो
डीएनए का ये जो लॉन्ग स्ट्रैंड है ये सेपरेट कैसे होगा? इसके सेपरेशन के लिए यहाँ पे हेलिकेज, अनवाइंडिंग के लिए यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम आता है, ठीक है, जो डीएनए की अनकॉइलिंग कराता है। और जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो कहीं से भी नहीं स्टार्ट हो सकता, रैंडमली कहीं से स्टार्ट नहीं हो सकता डीएनए का रेप्लिकेशन। उसके लिए क्या होगा, एक स्पेसिफिक साइट होगा, ठीक है, एक स्पेसिफिक साइट होगा जिसको बोलते हैं ओरी, ठीक है। हो सकता है ये साइट यही हो, तो इसको बोलते हैं ओरी या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। यहां से ही डीएनए का रेप्लिकेशन इकोलाई में स्टार्ट होता है। अब डीएनए जब सेपरेट होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा रेप्लिकेशन फॉक, ऐसे रेप्लिकेशन फॉक बन जाएगा, इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉक। तो इसका नाम रेप्लिकेशन फॉक क्यों है, क्योंकि ये फॉक की तरह थोड़ा दिखता है, ठीक है, तो इसीलिए रेप्लिकेशन फॉक है। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉक का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे दो स्ट्रैंड दिख रहे हैं आपको, एक 3' to 5' दिख रहा है और एक 5' to 3' दिख रहा है। तो जो 3' to 5' होगा उसमें क्या होगा, जो डीएनए की सिंथेसिस होगी, न्यूली स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी, वो कंटिन्यूअस होती है, ठीक है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी। यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज कंटिन्यूअस यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाएगा। और दूसरा जो 5' to 3' है, यहाँ पे जो डीएनए एडिशन करता है न्यूक्लियोटाइड का, वहां पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है न्यूक्लियोटाइड की, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। तो जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' होगी वहां पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' होगी वो डिसकंटिन्यूअस होगा। अब ये जो डिसकंटिन्यूअसली है स्ट्रैंड है, इस पे यहाँ पे आके न्यूक्लियोटाइड का एडिशन कौन करेगा? तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डीएनए लाइगेज का। लाइगेज मतलब जैसे ही नाम आ जाए कि एग्जाम में पूछ दे कि व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज, तो आप बता सकते हैं कि डीएनए लाइगेज जो है ये जो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज स्ट्रैंड फ्रैगमेंट है उसको ज्वाइन करता है, ठीक है। अब जैसे मैंने बता दिया कि डीएनए पॉलीमरेज खुद ही से इनिशिएट नहीं कर सकता प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन का कहीं से भी, उसको एक स्पेसिफिक साइट चाहिए जिसको बोलते हैं ओरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ये जो ओरी है ये आ, ये आगे आप देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पे एक वेक्टर भी बेसिकली हम लोग यूज करते हो, तो आगे के क्लासेस के लिए है। नाउ अब ये जो हमने रेप्लिकेशन देखा ना कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आएगा ओरी का फॉर्मेशन होगा और ओरी से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, तब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आएगा। डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा और धीरे धीरे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, फिर टर्मिनेशन होगा। डीएनए बेसिकली रेप्लिकेशन हो जाएगा और दो हमें डीएनए के स्ट्रैंड दिखेंगे, ठीक है, रेप्लिकेशन के बाद। ये तो बात की हमने इकोलाई में। अब यूकैरियोट्स में ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ये काफी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और ये एस फेज ऑफ द सेल साइकिल होता है, ठीक है। और अगर ये डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए सॉरी सेल का अगर क्या सेल का सेल डिवीजन अगर कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं होता है, अगर क्या हो, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रेप्लिकेशन हो और सेल डिवीजन ना हो, तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ रेप्लिकेशन हो और सेल डिवीजन ना हो तो सेल में क्या हो जाएगी, पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी। पॉलीप्लॉइडी मतलब ढेर सारे क्रोमोसोम हो जाएंगे, एक से ज्यादा, ठीक है। और अगर फेल्योर ऑफ सेल डिवीजन होता है तो इसीलिए ये जो रेप्लिकेशन है एस फेज में जो होता है ये सेल डिवीजन से कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, क्योंकि रेप्लिकेशन के बाद तुरंत क्या होता है, सेल डिवीजन, तभी तो सेल डिवाइड होंगे तो क्या होगा, क्रोमोसोम अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो ये था रेप्लिकेशन, मैंने आपको बता दिया। तो फिर से एक ब्रीफली समझा देती हूँ। जो रेप्लिकेशन होता है इसमें डीएनए अपना खुद का क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करता है या अपनी कॉपी बनाता है। और ये जो बनाता है ये किस फेज ऑफ सेल साइकिल में, एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। और डीएनए रेप्लिकेशन में तीन इंपॉर्टेंट एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज और लाइगेज। हेलिकेज क्या कराता है, सबसे पहले हेलिकेज आता है जो डीएनए की अनवाइंडिंग कराता है, ठीक है, जो कॉइलिंग है वो अनकॉइल्ड हो जाए ताकि रेप्लिकेशन फॉक बने। और वहां पे आके फिर वहां पे डीएनए पॉलीमरेज आएगा। डीएनए पॉलीमरेज आके क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को
ऐड करता है। अब ये जो प्रोसेस है ये काफी एनर्जी, यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज की एफिशिएंसी है काफी ज्यादा है, क्योंकि ये 2000 बेस पेयर पर सेकेंड ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे एनर्जी करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे एटीपी एज ए एनर्जी करेंसी यूज होता है। फिर लास्टली क्या होगा कि अब जब न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन, न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन होगा। तो एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होगा, एक डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होगा। लास्टली डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड में जो फर्दर फिलिंग का काम है और फ्रैगमेंट को एडिशन का काम है, वो कौन करेगा? डीएनए लाइगेज करेगा। और रेप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ से होगा? रेप्लिकेशन इनिशिएशन पॉइंट क्या है? बेसिकली ओरी या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो ये था बेसिकली ओवरऑल रेप्लिकेशन, जितना आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे इस सीरीज में, इस इस टॉपिक से रिलेटेड बेसिकली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेटेड सारे बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है। सो इसी तरह की वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।